जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 अंक बिल्कुल 100% आप लेकर के आओगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप इस वायरल मॉडल पेपर को बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 अंक लाने का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन करना होगा आपको बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। इन प्रश्नों का उत्तर, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है और इसके 4 गोले हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। यहाँ पर आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए पहले प्रश्न के अंतर्गत ए वाला ऑप्शन सही है, आपने बी सी डी में से किसी एक को भर दिया, यानी किसी एक गोले को काला कर दिया। उसको ना तो काटना है, ना ही इरेजर या उसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। एक बार आपने जो भी गोला भर दिया सो भर दिया। चलिए आगे ध्यान दें आप लोग। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर अपना समय आप नहीं व्यर्थ में गवाएंगे। चलिए ध्यान दें आप लोग। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध दीजिएगा। चलिए अब बारी आती है खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ने की, और यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बिल्कुल 100% मैं वादा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, पहला है जर्मनी, बी ऑप्शन है इटली, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, ऑटो वान बिस्मार्क को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। विकल्प है पहला 1814 में, दूसरा 1815 में, तीसरा 1816 में और
चौथा 1817 में। तो राइट आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1815 ईस्वी में। और एक प्रश्न और आ सकता है कि नेपोलियन किस देश से संबंधित था? तो नेपोलियन फ्रांस देश से संबंधित था। आप लोग याद कर लेना इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कृषि, व्यापार, रक्षा या फिर शिक्षा? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। संघीय सूची का विषय क्या है? रक्षा है। अगला प्रश्न है, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? क्या जवाहरलाल नेहरू जी का है या महात्मा गांधी जी का, बाल गंगाधर तिलक जी का है या गोपाल कृष्ण गोखले का? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन मेरे प्यारे बच्चों है बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार किसी भी पुरुष को या स्त्री को यानी लड़के को या लड़की को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष या 18 वर्ष या तीसरा विकल्प है 20 वर्ष, चौथा है 25 वर्ष। तो जब कोई भी लड़का या लड़की 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लेता है तब वह वोट डालने के योग्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, पहला है विकल्प, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये विकल्प भी सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये विकल्प भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ये दोनों विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो क्या 1904 ईस्वी में हुई थी या 1857 में या 1855 में या फिर 1885 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों सन 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो यहाँ पर पहला है विकल्प राज्य, दूसरा विकल्प है संघ, तीसरा है विकल्प ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं संघ को, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत आज़ाद कब हुआ था? तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अब आप सभी हम सभी के करीब आ चुका है और हमें हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान देना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज क्या है? धात्विक खनिज है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन जो होते हैं वह जीवित अवस्था में होते हैं। तो तांबा, मत्स्य उद्योग, लोहा और चट्टानें, ये सभी क्या हैं? ये सभी, इनमें से तांबा, लोहा और चट्टानें ये हैं अजैव संसाधन, क्योंकि ये निर्जीव अवस्था में होती हैं। मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन का उद्योग ये है जैव संसाधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है केरल, चौथा है पंजाब। तो आप लोगों को कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित, प्रश्न संख्या 17 है, कह रहा है निम्नलिखित में से बंगाली क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया? ए ऑप्शन है 33, बी है 43, सी है 23 और डी है 31। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यहाँ पर राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही है, 33। प्रश्न अगला, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेपाल जो है ये राइट आंसर नहीं है, श्रीलंका है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बी वाला ऑप्शन सही होगा, खनन आता है। प्रश्न अगला, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो सन 1986 में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से कुल 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले ही पहले। चलिए इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का और ये सभी वायरल प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए 2026 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% यही प्रश्न आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मैं समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। जो आर्थिक स्थिति थी फ्रांस की, वही फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस दृष्टि से
फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का प्रमुख कारण बन गई। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है अथवा में नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया और गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सभी का उत्तर आप अच्छे से समझेंगे। और इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक ही पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है अथवा में। ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है तथा वह बात अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए तथा ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार भी होती है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ये उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। कह रहा है खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर यहाँ पर ध्यान दें आप लोग।
वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। यानी उपयोग ज्यादा हो रहा है और भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण कम हो रहा है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्क के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 3 अथवा आप देख लें प्रश्नोत्तर। पहले प्रश्न समझ लें। यहाँ पर विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं। पहला सुझाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहला सुझाव है कि सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। यानी अपने देश में जो चीज़ें निर्मित होती हैं उनको विदेशों में बेचना चाहिए और आयात यानी जो विदेशों से चीज़ें भारत खरीदता है उस पर कम निर्भर रहना चाहिए। दूसरा है भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। तीसरा है सड़क यातायात एवं रेल यातायात में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 3 उपाय हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका जो है उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4। झूम कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है, इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है। यानी कोई वन है उसको काट दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है, इसके बाद उस पर कृषि की जाती है। परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इस क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। अगली विशेषता है, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरी विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। और चौथी विशेषता है, इस कृषि पद्धति में कुदाल, खुरपी, हंसियां आदि पुराने उपकरणों तथा मानव श्रम का प्रयोग होता है। पांचवी विशेषता है, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से झूम कृषि की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 4 का अथवा। कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा इस तरह से लिखिएगा आप लोग। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 1995 में स्थापित संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना
और लागू करना, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, वैश्वीकरण आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा विकासशील देशों को वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला यानी 5वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन प्रश्नों का उत्तर। चलिए कैसे लिखना है इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 5। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी के अपने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अपना आदर्श घोषित किया, परंतु यह आदर्श तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक ब्रिटिश सरकार का जोर शोर से विरोध न किया जाए। इस तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का श्री गणेश महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और नमक कानूनों को तोड़कर शुरू किया गया। कई उतार चढ़ाव के साथ यह आंदोलन 1934 ईस्वी तक चलता रहा और इस आंदोलन को 1934 ईस्वी में वापस ले लिया गया। 1930 ईस्वी में शुरू किया गया दांडी यात्रा के दौरान और 1934 में वापस ले लिया गया। फिर भी इसने राष्ट्रीय आंदोलन पर अपने गहरे प्रभाव छोड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं निम्नवत हैं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और विश्वास का माहौल बना हुआ था। और अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस के कटे हुए मुसलमान एक तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। तीसरा है, भारत के विभिन्न धार्मिक नेताओं और जाति समूह के नेताओं ने अपनी अपनी मांगें शुरू कर दी, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति इन्होंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। चौथा, धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए। कई शहरों में सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए, जिससे दोनों समुदायों के बीच फासले बढ़ते गए। पांचवा है, कांग्रेस ने रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों के डर से दलितों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। छठा है, गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। सातवां, कई दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके, क्योंकि उनकी भागीदारी काफी सीमित थी। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 5 अथवा यहाँ पर है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी का क्या परिणाम हुआ। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। 1929 में आई थी महामंदी। यदि प्रश्न बहुविकल्पी आता है तो उत्तर यही होगा, आपका ऑप्शन यही सही होगा।
1929 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी का पश्चिमी देशों के साथ साथ उनके उपनिवेशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव का विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहला है व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव। तो इस समय भारत के कृषि वस्तु निर्यातक देश था, यानी भारत जो है, भारत एक कृषि वस्तु निर्यातक देश था। यह तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता था। आर्थिक मंदी में भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात घटकर आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरती कीमतों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और यहाँ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरा, किसानों की स्थिति पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे कृषि उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, उनकी मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात बंद हो गया। फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गईं और ऐसे में जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण यानी कर्ज लिए थे, उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वह पहले से अधिक कर्जदार हो गए। तीसरा, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहां अधिकतर वेतनभोगी वर्ग के लोग रहते थे या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे, जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण किसानों की स्थिति विपन्न हो गई। एक ओर किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, तो दूसरी ओर उन पर लगान व ऋण का भारी बोझ था। इस तरह मंदी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। चौथा है यहाँ पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। मेरे प्यारे बच्चों, मंदी के दौर से प्रभावित भारत बहुमूल्य धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात करने लगा। अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में सहायता मिली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 6। भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है। इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का उत्तर आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पर ध्यान दें, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है। चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखना है आप सभी को। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। चलिए, पहली विशेषता है दो स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। दूसरी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए,
जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तीसरी विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। चौथी विशेषता है शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। पांचवी विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। छठा है यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। सातवीं विशेषता है राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। आठवीं विशेषता है केंद्रीकृत संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को केंद्रीकृत या एकीकृत संघवाद कहा जाता है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं? इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर भी आप लोग समझ लो। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा। आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं, जैसे कि अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जात या कबीले में ही शादी करते हैं। दूसरा है संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तीसरा है जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रहीं तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है व दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। चौथा है हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। पांचवा है आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जो जातियां पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थीं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति पर आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं।
चलिए अब देखेंगे आप लोग अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7। मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% आप लिखित रूप से ले सकते हैं। ये जरूर प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या है? मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। यानी मृदा अपरदन क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है, 4 उपाय आपको बताने हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 7। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। ऐसे आपको लिखना है इसका उत्तर। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है मेखला बनाकर। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है बांध का निर्माण करके। तो नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा उपाय है वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर पेड़ों का लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चौथा है खेतों को पट्टियों में बांधकर। बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं और इस तरीके की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है प्रश्न अगला। यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान दें, प्रश्न है 7 का अथवा। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, यानी दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि। तो सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। तीसरा है बायोगैस। तो बायोगैस क्या है? ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। चौथा है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 8, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है तृतीयक होगा यहाँ पर। तृतीयक क्षेत्र क्या है
इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का उत्तर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तृतीयक क्षेत्रक क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभार वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से ऋण यानी कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के अलावा सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी आवश्यकताएं, सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है 8 का अथवा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। तो चलिए इसका जो है उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा, व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, यानी ग्राहकों का शोषण करते हैं। अतः उपभोक्ताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। उपभोक्ताओं को सूचित करने के कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है घटिया सामान। कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्र करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। दुकानदार भी ग्राहक को घटिया माल दे देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक लाभ होता है। दूसरा है कम तोलना या मापना। बहुत से चालाक व लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीजें कम तोलकर या कम मापकर उनको ठगने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा है अधिक मूल्य। तो जिन चीजों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता, वहां कुछ दुकानदारों का यह प्रयत्न होता है कि ऊंचे दामों पर चीजों को बेचकर अपने लाभ को बढ़ा ले। चौथा है मिलावट करना। लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीजों जैसे घी, तेल, मक्खन, मसाले आदि में मिलावट करने से बाज नहीं आते। ऐसे में उपभोक्ताओं को दोहरा नुकसान होता है, यानी जो ग्राहक होता है उसको दोहरा नुकसान होता है। एक, उन्हें घटिया माल की अधिक कीमत देनी पड़ती है। दूसरा, उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। तो इस तरह से आपने देखा इस पूरे पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर। अब बारी आती है मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को समझने की, किस तरह के प्रश्न आएंगे। लिखा हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। इस तरह के प्रश्न आएंगे। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपको भारत के रेखा मानचित्र में इसको दर्शाना है। इसी तरह से ये प्रश्न आप लोग देख लो। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गुजरात का वह स्थान जहां
किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो 5 प्रश्न यहाँ हैं 9A के अंतर्गत और 5 प्रश्न आएंगे 9B के अंतर्गत, यानी कुल 5 और 5 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र पर या मानचित्र से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपने देखा है, अच्छे से तैयार कर लेना। बिल्कुल 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।